वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 का चैप्टर 13 दैट इज ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मेजर एबायोटिक फैक्टर ऑफ द इकोसिस्टम। ऐसे कौन कौन से कुछ एबायोटिक सिस्टम हैं जो क्या करते हैं, इकोसिस्टम को इफेक्ट करते। एबायोटिक का मतलब क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग। एबायोटिक का मतलब क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग। तो ऐसे कौन कौन से मेजर नॉन लिविंग थिंग है जो कि हमारे इकोसिस्टम पे बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं। सबसे पहला है टेम्परेचर। द एवरेज टेम्परेचर on the land vary seasonally, decrease to a progressively from the equator toward the poles and from the plain to the mountain top। ये जो टेम्परेचर ये क्या करता है, सीजन के अकॉर्डिंग, और जो है जब वो इक्वेटर से जो है पोल की तरफ जाता है तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होते जाता है। और सीजन के अकॉर्डिंग भी इसका टेम्परेचर क्या होता है, उस पर डिपेंड करता है। मीन्स टेम्परेचर के डिपेंड किस पे कर रहा है, इक्वेटर टू पोल जब जा रहे हैं तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, और सीजन के अकॉर्डिंग भी टेम्परेचर का घटना बढ़ना, मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज होता है और डिक्रीज होता है। देन नेक्स्ट इज organism which can tolerate and thrive to a wide range of temperature, they are called eurythermal organism। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि कितना भी टेम्परेचर हो, मतलब कैसा भी टेम्परेचर हो, वो उस टेम्परेचर में क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, अपने आप को अडाप्ट कर सकते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें कहते हैं यूरीथर्मल ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल इज कैट एंड डॉग। अब इस लैंड पे जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होते हैं। टेम्परेचर अगर उन्हें प्रॉपरली मिलेगा, मींस जिस टेम्परेचर पे वो सर्वाइव करना चाहते हैं, अगर वो टेम्परेचर उन्हें प्रोवाइड किया जाएगा तो ऑर्गेनिज्म बहुत अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं। ऐसे प्लांट की बात करें, अगर प्लांट को जितना टेम्परेचर चाहिए अपना प्रोसेस करने के लिए, उन्हें उतना ऑप्टिमम टेम्परेचर प्रोवाइड किया जा रहा है तो प्लांट ईजिली और बहुत अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे। बट अगर प्लांट को प्रॉपर टेम्परेचर नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है तो प्लांट प्रॉपरली तरीके से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और उनके अंदर जो भी प्रोसेस होगा वो भी नहीं होगा। रही बात एनिमल्स की, एनिमल्स भी पूरे टोटली टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। अगर वो टेम्परेचर मतलब जैसे वो कम टेम्परेचर में सर्वाइव कर रहे हैं, उन्हें हम हाई टेम्परेचर अगर उस समय प्रोवाइड कर देंगे तो उनकी बॉडी के अंदर जितना भी प्रोसेस होगा वो डिसबैलेंस हो जाएगा, वो उस कंडीशन में प्रॉपरली अडाप्ट नहीं कर पाएंगे। तो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, लिविंग बींग्स जो होते हैं, वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। अगर प्रॉपर टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाएगा तो वो सर्वाइव करेंगे, अगर प्रॉपर टेम्परेचर नहीं प्रोवाइड किया जाएगा तो वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं करेंगे। तो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट दो प्रकार के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक हो गया यूरीथर्मल, दूसरा हो गया स्टीनोथर्मल। यूरीथर्मल किसे कहते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, मींस चाहे जितना टेम्परेचर उन्हें दे दो अपनी बॉडी को उसके अकॉर्डिंग अडाप्ट कर लेते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं। हम ह्यूमन्स बीइंग हैं, हमें मतलब टेम्परेचर प्रोवाइड कर दिया जाए, हमारी बॉडी धीरे धीरे क्या करेगी, उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को अडाप्ट कर लेगी। तो हमारे अंदर क्या है, अडाप्टेशन की प्रॉपर्टी है। तो इस जो प्रॉपर्टी है, जो ऑर्गेनिज्म वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर लेते हैं और उस टेम्परेचर पे वो सर्वाइव कर लेते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं यूरीथर्मल। एग्जाम्पल जैसे कैट हो गया और डॉग हो गया। नेक्स्ट इज ऑर्गेनिज्म विच कैन टॉलरेट अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, सच ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड स्टीनोथर्मल। मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे नहीं सर्वाइव करेंगे, एक मीडियम टेम्परेचर पे ही सर्वाइव करेंगे, मींस नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर पे ही सर्वाइव करेंगे। एग्जांपल में फिशेस एंड रेप्टाइल्स, उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें कहते हैं स्टीनोथर्मल। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट करते हैं उन्हें कहते हैं यूरीथर्मल, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो टॉलरेट करते हैं नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं स्टीनोथर्मल। The next factor is water. Life on earth originated in water and it is unsustainable without water। जो लाइफ का ओरिजिनेशन हुआ है सबसे पहले किस पे हुआ था, वाटर पे हुआ था, और बिना वाटर के कोई भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। मीन्स बिना वाटर के इस अर्थ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। फॉर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म द केमिकल कंपोजिशन ऑफ पीएच ऑफ वाटर इज इम्पॉर्टेंट। जो ऑर्गेनिज्म पानी के अंदर रहते हैं, जैसे बोला जाता है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म पानी के अंदर है, क्या उन्हें वाटर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है। तो जो ऑर्गेनिज्म वाटर में सर्वाइव करते हैं उनके अंदर कुछ स्पेशल केमिकल, स्पेशल एंजाइम और उनके बॉडी के अंदर कुछ स्पेशल ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं जो हेल्प करते हैं कि ताकि वो वाटर के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं।
फिशेज वाटर के अंदर सर्वाइव करती हैं, क्या ह्यूमन बीइंग वाटर के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर हमारा बॉडी स्ट्रक्चर उस टाइप का नहीं बना है जिस टाइप से बॉडी स्ट्रक्चर जो है किसका बना है? फिशेज का बना है। तो वो सर्वाइव कर सकती है, हम सर्वाइव नहीं कर सकते। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म वाटर के अंदर रहते हैं ये डिपेंड करता है कि वाटर का पीएच कितना है और वो कितने पीएच पे सर्वाइव करेंगे। ये इंपॉर्टेंस रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पीएच बढ़ गया या घट गया तब भी ऑर्गेनिज्म प्रॉपरली तरीके से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। द सॉल्ट कंसंट्रेशन वेरीज इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट। द सॉल्ट कंसंट्रेशन इज लेस देन 5% इनलैंड वाटर। इनलैंड वाटर का जो है वाटर सॉल्ट कंसंट्रेशन कितना होता है? 5% से कम होता है। और सी का कितना होता है? 30 to 35% होता है। और 100% किसका? 100% अगर हो गया तो उसे क्या बोलते हैं? हाइपर सैलाइन लैगून। हाइपर सैलाइन लैगून का मतलब होता है जब वाटर के अंदर सॉल्ट का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा। जब वाटर के अंदर सॉल्ट का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा तो जितने भी ऑर्गेनिज्म उस वाटर में सर्वाइव कर रहे होंगे वो सब की डेथ हो जाएगी, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। उसी को बोलते हैं हाइपर सैलिन लैगून। क्या बोलते हैं? हाइपर सैलिन लैगून। किसे बोलते हैं? जब वाटर के अंदर सॉल्ट का कंसंट्रेशन हाई मतलब बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा। दिस टाइप ऑफ कंडीशन इज नोन एज हाइपर सैलिन कंडीशन। द ऑर्गेनिज्म, अब वाटर के बेस पे ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट में क्लासीफाई किया गया। एक होता है यूरी हेलाइन ऑर्गेनिज्म, दूसरा होता है स्टीनो हेलाइन ऑर्गेनिज्म। द ऑर्गेनिज्म विच कैन टॉलरेट अ वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटीज दे आर कॉल्ड यूरी हेलाइन ऑर्गेनिज्म। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो उस मीन्स कितना भी वाटर के अंदर कितना भी सॉल्ट का कंसंट्रेशन हो, कितना भी सॉल्ट हो, बट वो उसमें सर्वाइव कर सकते हैं, वो कर लेंगे उसमें सर्वाइव। उस टाइप के ऑर्गेनिज्म को कहते हैं यूरी हेलाइन ऑर्गेनिज्म। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी को टॉलरेट कर लेते हैं और वहाँ पे वो सर्वाइव करते हैं उसे कहते हैं यूरी हेलाइन ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल इज ग्रीन क्रैब। ग्रीन क्रैब एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कितना भी सैलिनिटी हो, मीन्स कितना भी उसके अंदर सॉल्ट हो वाटर के अंदर, फिर भी वो उसके अंदर सर्वाइव करेगा। उसे क्या बोलते हैं? उसे कहते हैं यूरी हेलाइन ऑर्गेनिज्म। एग्जांपल इज ग्रीन क्रैब। द नेक्स्ट इज द ऑर्गेनिज्म विच टॉलरेट अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर मीन्स नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी पे सर्वाइव करते हैं। किस पे? मीन्स नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी पे सर्वाइव करते हैं। उन्हें ज़्यादा अगर मतलब पानी के अंदर ज़्यादा सॉल्ट का कंसंट्रेशन हो गया तो वहाँ पे वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो उस टाइप के ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? स्टीनो हेलाइन ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल इज गोल्ड फिश। गोल्ड फिश एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो हाई रेंज ऑफ सैलिनिटी में सर्वाइव नहीं कर सकता। बट ग्रीन क्रैब एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि किसी भी मतलब कैसा भी कितना भी उसके अंदर सैलिनिटी क्यों ना हो वो उसके अंदर वो सर्वाइव कर सकता है। उसे कहते हैं यूरी हेलाइन। जो नहीं कर पाता उसे क्या कहते हैं? स्टीनो हेलाइन। The next factor is light. Plants are dependent on light to produce food through the process called photosynthesis. प्लांट क्या होते हैं? टोटली लाइट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। क्या करने के लिए? अपना फूड बनाने के लिए। और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। प्लांट किसका किसका यूज़ करते हैं? लाइट का यूज़ करते हैं, क्लोरोफिल का यूज़ करते हैं और CO2 का यूज़ करते हैं और वाटर का यूज़ करते हैं। इन सब का यूज़ करके प्लांट क्या करते हैं? अपना फूड बनाते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एट फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब हो गया लाइट, सिंथेसिस का मतलब हो गया खाना बनाना। लाइट के प्रेजेंस में प्लांट क्या करते हैं? टू मेक देयर फूड, अपना खाना बनाते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। मेनी प्लांट आर डिपेंडेंट ऑन सनलाइट टू मीट देयर फोटो पीरियोडिक रिक्वायरमेंट फॉर फ्लावरिंग। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो लाइट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। किस लिए डिपेंडेंट होते हैं? फ्लावर के फॉर्मेशन के लिए डिपेंडेंट होते हैं। जैसे सनफ्लावर, हम उसे सनफ्लावर क्यों बोलते हैं? क्यों? क्योंकि उसे जैसे ही मीन्स जहाँ से भी सूरज की रोशनी मिलेगी उसे, उसका मुंह उधर ही टर्न हो जाता है और वो उस कंडीशन में जैसे उसे सनलाइट मिलती है वो तुरंत ही रिस्पॉन्स में शो करता है। इसी वजह से उसे हम क्या बोलते हैं? सनफ्लावर बोलते हैं। तब वो क्या होगा? लाइट के प्रेजेंस में। सोचो प्लांट जब तक उसे लाइट नहीं मिली तब तक उसके अंदर फ्लावर का फॉर्मेशन नहीं होगा। बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जो टोटली डिपेंडेंट होते हैं। कुछ प्लांट ऐसे तो टोटली नहीं डिपेंडेंट होते, जैसे नहीं मिली सनलाइट की रोशनी तब भी वो क्या करेंगे? अपना प्रोसेस करेंगे। बट कुछ प्लांट टोटली पूरी तरीके से ही डिपेंडेंट होते हैं सनलाइट के ऊपर टू
टेक अ प्रोसेस विच इज़ नोन एज फोटोपीरियोडिक। फोटोपीरियोडिक प्रोसेस करने के लिए या फोटोपीरियोडिज्म उसे हम बोल सकते हैं। इसी प्लांट क्या होते हैं, प्लांट जो है टोटली सनलाइट के ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं अपना प्रोसेस आगे कंटिन्यू करने के लिए। अब रही बात अगर एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स भी लाइट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, बट उतना ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होते जितना प्लांट उसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। अगर हमें सनलाइट नहीं मिलेगी तब भी हमारा काम चल सकता है, बट अगर प्लांट को सनलाइट नहीं मिलेगी तो प्लांट के अंदर प्रॉपर तरीके से कोई भी प्रोसेस नहीं होगा। और एनिमल्स को सनलाइट भी चाहिए, सबको सनलाइट चाहिए, क्योंकि इस पूरे अर्थ पे सनलाइट ही एक ऐसा सोर्स है जो क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो एनिमल्स के लिए भी लाइट की बहुत इंपॉर्टेंस होती है और प्लांट्स के लिए भी लाइट की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। Then last factor is soil. Soil composition, grain size and aggregation determine the percolation and water holding capacity of the soil, which along with other parameters such as pH, mineral composition and topography determine the vegetation in any area. सॉइल के अंदर किस ग्रेन का या किस कंपोनेंट का, किस टाइप का कंपोजिशन उसके अंदर प्रेजेंट है, मींस कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, ये डिपेंड करता है कि सॉइल के अंदर उतनी ही ज़्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होगी। सॉइल के अंदर ज़्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, क्यों होती है, क्योंकि सॉइल के अंदर मिनरल्स का कंपोजिशन और भी जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका कंपोजिशन और सॉइल के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, जैसे सॉइल के अंदर क्या होता है, सॉइल ही एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का मतलब होता है कि वो वाटर को होल्ड कर सकता है। बाकी ये जो सैंड है और भी बहुत सारे सब्सटेंस उनके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी ज़्यादा किसके अंदर होती है, सॉइल के अंदर होती। सॉइल अलग अलग एरिया का सॉइल का कंपोजिशन मींस अलग अलग एरिया की सॉइल जो होती हैं अलग अलग टाइप्स की होती हैं। जितनी अच्छी सॉइल्स होंगी उतने ही अच्छे से उसमें क्या होंगे, प्लांट्स ग्रो करेंगे। तो डिपेंड करता है कि उस सॉइल के अंदर कौन सा मिनरल कंपोजिशन प्रेजेंट है, उसका पीएच क्या है, सब कुछ डिपेंड करता है एक प्लांट को ग्रो कराने के लिए। कुछ प्लांट तो ऐसे होते हैं जो एक स्पेसिफिक सॉइल में ही ग्रो करते हैं, अगर उन्हें हम कहीं और उनकी ग्रोथ कराएंगे तो वो ग्रो नहीं करते। तो जितने भी प्लांट होते हैं वो भी डिपेंड किस पे करते हैं, सॉइल पे डिपेंड करते हैं। जितने अच्छे से उनका वहाँ का सॉइल होगा, जितना ज़्यादा उसके अंदर मिनरल कंपोजिशन होगा, वो प्लांट उतने अच्छे से वहाँ पे क्या करेंगे, सरवाइव करेंगे।